चलिए हम लूसेंट का एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट देख रहे हैं। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इसमें क्या है, मौर्य इतिहास काल की, मौर्य के पहले के इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य युगीन के पहले की और मौर्य युगीन की राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया, यानी लिपि शब्द का सबसे पहले प्रयोग अष्टाध्यायी में किया गया। कात्यायन, नेक्स्ट है कात्यायन की गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत में जो यवन का आक्रमण था उसका उल्लेख इसमें मिलता है। पंतजलि पुष्पमित्र संघ के पुरोहित थे। पंतजलि कौन था? पुष्पमित्र संघ के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से संघों के इतिहास का पता चलता है। इनकी जो रचना है वो महाभाष्य है, और कौन किसकी? पंतजलि की। और ये पुष्पमित्र संघ वंश के राजा थे, उनके दरबार में रहते थे। ये संघों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब इन सबसे क्वेश्चन जो पूछा जाना है, पंतजलि के रचयिता कौन थे? महाभाष्य के रचयिता पंतजलि, इस तरीके से। और पुष्पमित्र संघ मतलब महाभाष्य में किस वंश की बारे में जानकारी मिलती है? तो संघों के बारे में, सुकों के बारे में जानकारी मिलती है। अब पंतजलि किसके दरबार में रहते थे? तो ये संघों के दरबार में, संघों के, और खासतौर पुष्पमित्र संघों के दरबार में रहते थे। तो इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके बारे में उल्लेख है, किसके दरबार में रहते थे, किसने रचा है, किसकी कौन सी रचना है, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। अब जो विदेशी यात्री थे उनसे मिलने वाली कुछ जानकारियां हैं, जैसे यूनानी रोमन लेखक जो यूनान और रोमन साइड से आए, विदेशी यात्रियों से मिलने वाले। नेक्स्ट है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। पहला है यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, पहला लेखक है टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत में इसका संबंध विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से भरपूर होने के कारण अविश्वसनीय है। यानी इसके जो इसने भारत के बारे में, संबंध के बारे में लिखा, वो अविश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य नहीं है। आश्चर्यजनक कहानियों पर बेस है इसका लेख। दूसरा हेरोडोटस, इसे इतिहास के पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के फारस को अब ईरान कहते हैं, संबंध में वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है, यानी इस पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता। थर्ड है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निरियोकस है, आनेसिक्रेटस है, आस्टोबुलस है। का विवरण अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय है, यानी इसके ये लेखक जो सिकंदर के साथ आए उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है और प्रमाणिक भी है, जिसमें है निरियोकस, आनेसिक्रेटस और आस्टोबुलस। तो ये सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे। लेकिन हेरोडोटस और टेसियस ये दोनों फारस के थे, यानी ईरान के थे। हेरोडोटस और टेसियस, इनका सब अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है, ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। अब इनसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये किस देश से संबंधित थे, किस राजा के दरबार में आए, और इनकी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, कौन से राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, इसके पुस्तक का नाम इंडिका है, और ये यूनान का था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आया था। मौर्य युगीन समाज संस्कृति के विषय में लिखा गया इंडिका में। ये यूनान से आया था, ये तो पहले ही लिखा है हेडिंग में ही। तो ये यूनान से आया था,
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसका लेख है इंडिका और मौर्य युग इतिहास संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। डायमेकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। अब ये राजदूत कौन होता है? राजा द्वारा भेजा गया दूत होता है जो पार्टिकुलर उस राजा के दरबार में भेजा जाता है और वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करने और इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता है। तो राजदूत होते हैं जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग के संबंधित है, यानी मौर्य युग से इससे भी संबंधित है। अब राजदूत आज भी भेजे जाते हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर भेजे जाते हैं दूसरे देशों में। दूतावास होता है जो दूसरे देश में भेजा जाता है, वहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। आज भी राजदूत भेजे जाते हैं और पहले भी राजा लोग अपने राजदूत दूसरे राज दरबार में भेजा करते थे। डायोनीसियस 6 है। डायोनीसियस या मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। मिस्र का नरेश था टॉलमी। फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। अब ये इंपॉर्टेंट, अशोक के राज दरबार में आया था डायोनीसियस। नेक्स्ट है टॉलमी। इसके दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल की पुस्तक लिखी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत भूगोल की नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है प्लिन। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। भारत का भूगोल, नेचुरल हिस्ट्री के इतिहास के पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। भारत की भूगोल किसने लिखा? टॉलमी ने लिखा। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा, पुस्तक लिखा। इसमें पशुओं और पेड़ पौधों को खनिज आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों का व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। हिंद महासागर के यात्रा पर आया था और उसने महासागर में होने वाले बंदरगाहों जो होते थे बंदरगाह और उन पे होने वाले व्यापार के वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। कौन से बंदरगाह पे कौन सी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है और उस समय के बंदरगाहों पे। अब नेक्स्ट है दूसरा है चीनी लेखक के बारे में जानकारी आती है। नेक्स्ट है चीनी लेखक में फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान या चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपनी विवरण मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुख समृद्धि बताया। 14 वर्षों तक भारत में रहा, यानी इसकी कृति फाहियान है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट है संग्यून। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियों एकत्रित की है। बौद्ध धर्म की प्राप्तियों को एकत्र किया है। ये 3 वर्षों के लिए यात्रा पे बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित करने के लिए आया था। और कब आया? 1518 में आया। संयुगन ह्वेनसांगा। नेक्स्ट है ह्वेनसांगा। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांगा 629 ईस्वी में भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद भारत के राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटा।
वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथ एकत्र करने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सुयुकी, इसकी पुस्तक का नाम सुयुकी है, नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। ये टोटल 138 देशों में क्या इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति, हर्षकाल के समाज के बारे में, धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के इसके अनुसार क्या था, सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग नेक्स्ट है। इत्सिंग इसकी 7वीं इस शताब्दी में अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। वो अपने समय में भारत का वर्णन किया, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का भी वर्णन किया। इसने अपना विवरण नालंदा और उस समय के भारत के वर्णन किया, नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया तथा उस समय के भारत का भी वर्णन किया। नेक्स्ट है अब अरबी लेखक। ये तो थे चीनी लेखक। इसमें सबसे ज्यादा चीनी लेखक कौन सा इंपॉर्टेंट, ह्वेनसांग, इन सब, फाहियान, इन सब के बारे में। नेक्स्ट है अरबी लेखक। पहला अरबी लेखक है अल-बिरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी। अल-बिरूनी ख्वारिज्म या खीव, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अल-बिरूनी कहाँ, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान, और पहले ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताबुल हिंद, तहकीकाके हिंद, किताबुल हिंद या उसको तहकीकाके हिंद, भारत की खोज जिसे हिंदी में कहते हैं, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत का काम करता है। महत्वपूर्ण स्रोत का भारत के इतिहास। अब भारतीय खोज आज भी इतिहासकारों के लिए क्या है, स्रोत का काम करता है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमियों, राजनीतिक यानी रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल माप, मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, माप यंत्र विज्ञान के विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक यानी उनके राजनीतियों के बारे में पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ये टोटल 80 पार्टों में इसने डिवाइड कर करके सभी को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तहकीकाके हिंद यानी भारत की खोज किसके साथ आया था, मोहम्मद गजनी के बारे में साथ आया था, वही जो 13 बार भारत पे आक्रमण किया। इब्न बतूता। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई यातावृत्तांत रहला है। रहला का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रमण करना। अभी 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में, सामाजिक तथा संस्कृतियों के बारे में, तो इस तरीके से भारत उपमहाद्वीप के 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में अच्छे से वृत्तांत इसमें किया गया है, विवरण दिया गया है। उसने लिखा है 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश पद नियुक्त कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक
दिल्ली सल्तनत में पहुंचा, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक उसको काजी न्यायाधीश बना दिया, काजी या न्यायाधीश बना दिया। अन्य लेखक में है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक थे। इसने कयुंगुर तथा तयंगुर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मार्को पोलो। ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। पांडे देश, इसका विवरण पांडे इतिहास का अध्ययन के लिए उपयोगी है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत आया था। अब नेक्स्ट है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। अब ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बात आता है। खुदाई उदाई करके जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पुरातत्व शास्त्र के पिता या फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री, H.A. लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बार्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातत्व स्थलों का उत्खनन से संबंधित हैं। यानी भारत में उस समय अंग्रेजों के समय में उत्खनन किया गया था। उससे पहले तो उत्खनन किया ही नहीं गया था। अंग्रेजों के समय पहली बार भारत के पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी और उसके बाद भारत में खुदाई कर करके भारत के इतिहास के बारे में जानकारी किया। वाल्टर इलियट, ये मतलब ये सभी जो है भारत की पुरातत्व, जिसका पिछला नाम गिनाया, ये सब भारत के पुरातत्व स्थलों का उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी, प्रोलू, घंटसला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की थी। 1400 ईस्वी के अभिलेखा बोगाज कोई एशियन माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। मतलब इन सब के बारे में नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा अंतलिखित का राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। होलियोडोरस संग वंश का राजा भागभद्र के दरबार में आया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेखा में मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है यानी कि वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेखा में मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेखा साहगौर अभिलेखा है। इस अभिलेखा में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। यानी सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेखा कौन है? साहगौर अभिलेखा है। इसका अभिलेखा संकट काल में उपयोग होने वाले खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूणों का आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख में प्राप्त होता है। अब ये सब इंपॉर्टेंट है, कौन से अभिलेखा में क्या प्राप्त होता है और कौन सा अभिलेख कहाँ से प्राप्त किया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूणों का आक्रमण कहाँ से मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है? एरोन अभिलेख में मिलता है।
शासक कौन था इससे संबंधित? भानुगुप्त था। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास का अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। यानी जो सातवाहन वंश है साउथ इंडिया का, वो राजाओं का पूरा अभिलेखों के आधार पर पूरा राजवंश के बारे में वर्णन किया गया। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेखा से प्राप्त होता है। अब देखिएगा, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेखा से प्राप्त होता है। काश्मीरी नवपाषाणिक पुरातत्व स्थल बुरजहोम से गर्तावास यानी गड्ढे का घर, काश्मीरी नवपाषाणिक पुरातत्व स्थल है, कश्मीरी का नवपाषाणी पुरातत्व स्थल बुरजहोम है। इससे गर्तावास यानी गड्ढे का घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य क्या करते थे? पालतू जानवर कुत्ते के साथ दफनाए जाने की प्रथा थी। यानी यहाँ बुरजहोम में पालतू जानवर कुत्ते के साथ दफनाए जाते थे। यानी यहाँ के इंसान कुत्तों के साथ दफनाए जाते थे। जो अपना पालतू जानवर रखते थे उसके साथ दफनाए जाते थे। पुरातत्व स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष प्राप्त होता है। तो ये पुरातत्व स्थल क्या है? प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्के कहा जाते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत के सिक्के कहा जाते, मतलब आहत के सिक्का कहते हैं। इसी को साहित्य में कांसापर्ण कहा जाता है। तो कांसापर्ण क्या है? आहत के सिक्का क्या है? प्राचीनतम सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। अब इम्पोर्टेंट है कांसापर्ण और आहत के सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को आहत का सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य में कांसापर्ण कहा जाता है। साहित्यों में सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। तो सिक्कों पे सबसे पहले लेख लिखने का काम किसने किया? यवन शासकों ने किया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यवन शासकों ने सिक्कों पे लेख लिखने का कार्य किया। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और उनके शासक हैं। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और उनके शासक हैं। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख है ये। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख। अब जूनागढ़ का अभिलेख या कहो गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। काफी बार क्वेश्चन में आया है। नासिक अभिलेख गौतमी बलाश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग अभिलेख काफी बार पूछा गया है। गिरनार अभिलेख काफी बार पूछा गया है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख अभी पीछे पढ़े हैं, मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। तो ये थे अभिलेख और उनसे संबंधित शासक। और कौन से अभिलेख में क्या लिखा हुआ है ये पीछे हमने पढ़ा है। जैसे एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है, ठीक है। और भीतरी अभिलेखा में क्या है? भीतरी स्तंभ लेख में हूणों का आक्रमण के बारे में है। तो इस तरीके से मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकर की श्रेणियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस तरीके से अभिलेखों के बारे में अलग अलग जानकारियां हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है, इसे संस्कृत में पहला लंब शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का यवन शासकों ने किया। इसे संस्कृत में पहला लंब लेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेखा शास्त्र एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेज
की प्राचीन तिथि का अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री का कार्यालय में संग्रहित है। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में, यानी आरंभ के अभिलेख जितने हैं वो प्राकृत भाषा में हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं, यानी हड़प्पा संस्कृति की मोहर पे, जो मोहर होते थे उन पे मिलते हैं, जो पढ़े नहीं जा सके। सबसे ज़्यादा अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी में मिलने लगती है और चौथी 5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग 9वीं 10वीं सदी में होने लगा। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस और इंसिक्रियो, देखिएगा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है मौर्योत्तर और गुप्त काल। मौर्योत्तर गुप्त काल का अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम नामक ग्रंथ माला में संकलित करके प्रकाशित किए गए। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से इसमें संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलते हैं। अर्कमेंडू पादुचेरी के निकट है से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार या मलाया स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज और यावा द्वीप से स्थापित हुई। सबसे पहले भारत का संबंध कहाँ से मिले। तो ये पहला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।